नमस्कार। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकारेश्वर पांडे। मित्रों, पूरा देश औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा हुआ है। कोई उसके पक्ष में, कोई उसके विपक्ष में बातें हो रही हैं। तो आज हमने एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए बनाया है। इसका टाइटल है दिमाग लगाएं विदेशी और कब्र खोदेंगे देशी। क्योंकि देशी लोग जो हैं, अपने लोग, इस कब्र में ही जो है अपना गौरव तलाश रहे हैं, भारत का गौरव। और इसीलिए बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता इस तरह की बातों में उलझे हुए हैं। विश्व गुरु का भारत आज कब्र खोद रहा है, क्योंकि सोचने का काम विदेशी फर्मों को दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। मित्रों, दुनिया साइबर क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की ओर बढ़ रही है। उसने इसकी नींव बहुत पहले रख दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जो हम सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे, यहाँ पर कब्र खोदने का काम, मस्जिदों पर तिरपाल डालने का काम, यही सब चल रहा है। और हमारा जो नारा था एआई से अमेरिका इंडिया, अमेरिका और भारत, वो भी सफल नहीं हो पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भारत अपनी आई यानी माई भी नहीं बना पाया है, उस रूप में भी नहीं बना पाया। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि इस बात को किसने कहा था और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो आइए, इनोवेशन में भारत कहां पहुंच रहा है, दुनिया कहां पहुंच रही है, उसकी देखते हैं एक दास्तान। मित्रों, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने हाल ही में $32 बिलियन का एक वो खरीदा है। साइबर जो इजराइल की सुरक्षा कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया है। और उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था विज। उस विज को उसने $32 बिलियन में खरीदा है। और इस सौदे से दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है कि साहब, ऐसी क्या कंपनी है कि उसको गूगल ने खरीदा, और वो भी $32 बिलियन में खरीदा। तो ये सिर्फ न सिर्फ इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा टेक एग्जिट है, बल्कि इसने ये भी साफ संकेत दे दिया है कि अगली जो वैश्विक क्रांति होने वाली है, वो साइबर सिक्योरिटी में, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और क्लाउड टेक्नोलॉजी में होने वाली है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिन भारतीय दिमागों ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, गूगल, एडोबी, आईबीएम जैसी कंपनियों को संभाल रखा है, उसका भारत में क्या हाल है। वो भारत में कोई इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, एनवीडिया या विज क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आज अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप $52.7 बिलियन के चिप्स एंड साइंस एक्ट पर बहस कर रहे हैं कि इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूरे अमेरिका में ये बहस चल रही है। यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आचार संहिता को लेकर तीसरे मसौदे पर चर्चा चल रही है। चीन में एआई निर्मित सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबलिंग करने की बहस हो रही है और वो उसको लागू करने जा रहा है। जापान अपने एआई के नैतिक ढांचे को मजबूत कर रहा है और कजाकिस्तान जैसा छोटा सा देश मानवीय पर्यवेक्षण को प्राथमिकता दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हमारे यहां भारत में मस्जिदों पर तिरपाल डालने का काम हो रहा है, औरंगजेब की कब्र खोदने का काम हो रहा है, और शिंदे की गद्दारी को लेके बहस हो रहा है। और वो भी एक, जब हास्य कलाकार ने कुछ कह दिया उसको लेके। सोचिए हम कहां जा रहे हैं। भारत एक तरफ एलन मस्क के स्टार लिंक की चर्चा कर रहा है। रिलायंस के जियो और भारती मित्तल के एयरटेल ने एलन मस्क के स्पेसएक्स से समझौता भी कर लिया है कि उसको किस तरह भारत लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। उसके सुरक्षा पहलुओं को लेकर देश भर में बातचीत हो रही है, बहस हो रही है कि अपना संचार तंत्र, अपना इंटरनेट एलन मस्क के हवाले कर देना कितना सुरक्षित होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस में भी हम अग्रणी देशों की कम पंक्ति में खड़े होने की बात करते हैं। दुनिया उससे लोहा लेता रहा है, जो पहले नंबर की जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनसे लोहा लेता रहा है। तो हम
और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सड़कें भी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनती हैं, लेकिन आपने देखा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाली सड़कों का हाल पिछले बरसात में क्या हुआ, चिथड़े चिथड़े उड़ गए उसके, हमने ये देखा है। बहरहाल फिर भी हम ये बहस तो कर ही सकते हैं ना कि हम क्यों नहीं स्टारलिंक जैसी चीज बना रहे हैं। दुनिया के तमाम देश बना रहे हैं, चाइना उससे भी कहीं आगे जा रहा है। तो एक बार फिर ये बहस है कि अमेरिका में चिप्स और साइंस एक्ट्स पे और उस पे सेमीकंडक्टर को लेके बात हो रही है, उसकी क्रांति हो रही है। यूरोप एथिकल एआई फ्रेमवर्क को लेके आगे बढ़ रहा है। चीन एआई कंटेंट की लेबल नीति को लागू कर रहा है। जापान कजाकिस्तान एआई पर मानवीय नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। और हम मस्जिदों पर तिरपाल डालने में और हमारे राजनेता औरंगजेब की कब्र को लेके, उसकी कब्र खोदने को लेके बहस में लगे हुए हैं। हम चैट जीपीटी का कोई लैब बनाने के लिए बहस नहीं कर रहे हैं कि यहां हमारे पास भी होना चाहिए। तो इनोवेशन में हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो हमारा देश का इतना टैलेंट है, इतने सारे लोग हैं, तो जाहिर है वो टैलेंट उसमें भी निकल के आता है, ग्लोबल रैंकिंग में भी। तो हमने इनोवेशन में ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन चैट जीपीटी नहीं बना पाए हैं, कोई ओपन एआई नहीं बना पाए हैं, कोई डीप सीक या कोई ग्रोक ग्रोक आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा, उसकी जैसी चीज हमने कुछ नहीं बनाया है। और क्यों? क्या हमारे पास धन संसाधन नहीं है या बौद्धिक क्षमता नहीं है? बौद्धिक क्षमता तो दिखाई दे रही है ना कि कितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है, जो यहां नहीं तो विदेशों में जाके काम करती है। तो सब कुछ है, क्या योजना नहीं है, विचार नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, या हम धर्म के और बाकी सब पॉलिटिकल इश्यूज में उलझे हुए हैं, इस वजह से ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो नवाचार के या इनोवेशन के वैश्विक लीग में खड़े होने के लिए हमें कितना पैसा लगता है, जरा ये भी देख लें कि भाई बहुत पैसा लगता होगा, इसलिए शायद भारत ऐसी चीजें नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमने जरा एनालिसिस किया कि भैया फेसबुक खड़ा करने में, गूगल खड़ा करने में, आखिर यही सब कंपनियां जो हैं आजकल दुनिया पे राज कर रही हैं, तो क्यों नहीं हमारा अपना हो? तो इस पे कितना पैसा लगता है, इस पे हमने थोड़ी सी एनालिसिस की, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला कि गूगल की स्थापना 1998 में जब हुई, 1998 में, तो उसको मात्र $1 मिलियन प्राप्त हुए थे। और आज उसकी कीमत कितनी है? 1.5 ट्रिलियन, यानी $1.5 ट्रिलियन से अधिक है। फेसबुक 2004 में शुरू हुआ, उसने मात्र $5 लाख उसको भी मिला था, $5 लाख उसको मिले थे। आज उसकी कीमत कितनी है? $900 बिलियन। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है वो। 2 साल बाद 2006 में ट्विटर आया, तो उसे भी मात्र लगभग $5 मिलियन मिले थे। और आज 2022 में, 4 साल पहले, 3 साल पहले, जब एलन मस्क ने उसे खरीदा, तो उसे $44 बिलियन में खरीदा था। इसी तरह लिंक्डइन आया। लिंक्डइन आप जानते होंगे, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको होना चाहिए उस पे। 2003 में लिंक्डइन आया, उसे शुरुआत में मात्र $4.7 बिलियन का, $1 मिलियन का, नॉट बिलियन, $1 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ था। लेकिन 2016 में उसको जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, तो उससे $26.2 बिलियन, यानी आपने $4.7 मिलियन में शुरुआत की कंपनी की, और कुछ ही सालों में बढ़ के वो $26 बिलियन की कंपनी हो गई। आज उससे भी बहुत ज्यादा उसकी कीमत है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या भारत इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता था? क्या भारत इसमें भी अगली पंक्ति में खड़े नहीं हो सकता था? और कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या जरूरत है, दुनिया में गूगल है ही है, तो हम क्यों बनाएं? बनाएं, जरूर बनाएं, क्योंकि जो अग्रणी देश हैं वो अपना अपना बनाते हैं। रूस का अपना सर्च इंजन है यांडेक्स, वो अपने सर्च इंजन पे भरोसा करता है। चीन का अपना सर्च इंजन है बाइडू, और इसके साथ साथ उसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, जिसको वी चैट और वीबो कहते हैं। जापान में याहू का प्रचलन ज्यादा है और उसका अच्छा खासा मार्केट है। यूरोपीय संघ भी निजता को, प्राइवेसी को प्राथमिकता देने वाले जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो दो वो हैं, उनको, क्वांट को और इकोसिया को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका के पास तो गूगल है ही, लेकिन गूगल के अलावा भी बिंग है और डक डक गो है, उस पे वो भरोसा करता है और वो चल रहा है। जर्मनी से एक सर्च इंजन शुरू हुआ है, इकोसिया,
वो भी अपने आप में धीरे धीरे जर्मनी में पॉपुलर हो रहा है। वो पेड़ लगाने के लिए जो अभियान है उनको फंड भी करता है। आप सोचिए, इस तरह के वो चल रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सुबह सुबह आती जो यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी में आती है, उनको फॉरवर्ड करने से पहले लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि भाई अगर ये सच है तो जिसने जारी किया है, जिसके फेवर में है, अगर पार्टियां या सरकार कर रही है तो उनसे कहो कि ऑफिशियली इसको जारी करें। पार्टी कर रही है तो कहे पार्टी प्रेस रिलीज बना के जारी करे, ताकि लोग उसको बता सकें कि सच कितना है और झूठ कितना है। हम बिना सोचे समझे उसको पढ़ लेते हैं, उसको मान लेते हैं, उसको फॉरवर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य से कहिए, उन लोगों के दुर्भाग्य से, और सौभाग्य से कहिए जो समझदार लोग हैं उनके लिए, कि ग्रोक जैसा अब सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे आप पूछ लेते हैं तो वो सच बता देता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन ये जो ग्रॉक है, ये जो इस तरह के चैट जीपीटी हैं, डीप सीक हैं, तो उनके ही क्यों हो, हमारे क्यों नहीं हो? हमारा भी तो अपना भरोसेमंद भी तो होना चाहिए। असली सवाल आज के इस प्रोग्राम में हम यही आपको उठाना चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, और अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है, इसका इस्तेमाल करके हम इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया में आगे बढ़े। क्योंकि आप विश्व गुरु बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहता है कि भारत, हमारा देश विश्व गुरु बने? विश्व गुरु ज्ञान से बनेंगे ना, लेकिन ज्ञान की स्थिति क्या है हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो इसमें अभी जो ये है, हमारी जो स्थितियां हैं वो बड़ी कमजोर हो रही हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ टैलेंट कितना मजबूत है, उसकी थोड़ी सी वानगी आपको दिखा देते हैं। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, एडोबी है, आईबीएम है, नवीलिया है, नेटऐप्स है। इनकी कमान संभालने वाले लोगों में ज्यादातर सीईओज के लेवल पे नाम आता है अगर किसी का, तो वो इंडियन का नाम आता है, भारतीय मूल की प्रतिभाओं का नाम आता है। कुछ नाम आपको याद भी होगा, जैसे गूगल और माइक्रो अल्फाबेट के सीईओ रहे हैं सुंदर पिचाई, उनका नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला, एडोबी के सीईओ अर्जुन नारायणन। अब तो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, वहां अजय बंगा गए हैं। एडोबी के शांतनु नारायण हैं। पालो अल्टो नेटवर्क्स के निकेश अरोड़ा है, और प्रग अग्रवाल जो पूर्व ट्विटर के सीईओ हैं। तो इस तरह की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि उसको, उसके बिना लगता है कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली भारतीयों के बगैर पूरी ही नहीं हो सकती। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में से टेक एक्सपर्ट में 30%, 30% से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। सी सूट में, उनके सी सूट में मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव, उसमें जो डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी कंपनी का, सी सूट उसको कहते हैं। सिलिकॉन वैली की हर तीसरी टेक कंपनी के सी सूट में कम से कम एक भारतीय शख्स जरूर है उसमें। और अधिकांश कंपनियों की जो एआई है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है और डाटा साइंस सेंटर है, उसमें भारतीय इंजीनियरों की भरमार है। तो लेकिन भारत में इसका क्यों नहीं दिखता है असर? क्योंकि भारत में इसकी बजाय, टेक्नोलॉजी की चर्चा करने की बजाय, हमारे आईआईटी का कोई डायरेक्टर जो है वो गौमूत्र के औषधीय गुणों के बारे में बताते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। करिए, लेकिन आपका ये काम थोड़ी है, इसके लिए आईआईटी थोड़ी बनाया। इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे संस्थान हैं, वो शोध कर सकते हैं। या कुछ टेक्नोलॉजी में आपको करना है आगे, तो उसमें आप दिखाइए कि क्या कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 140 करोड़ का देश। मित्रों, 140 नहीं, अब तो 145 हो गया। चीन से भी हम जनसंख्या के बारे में दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं। दुनिया का पहला देश है भारत, जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और उसमें भी इतनी बड़ी जनसंख्या उसको टेक्नोलॉजी पे है, मोबाइल पे है, इंटरनेट पे है। उसका इस्तेमाल करके हम अपना सर्च इंजन क्यों नहीं बना सकते? हमने एक भारत सर्च बनाया है जो बहुत छोटा है, अभी तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। और क्विकर, जस्ट डायल जैसे छोटे से स्थानीय प्रयास हैं, वो ज्यादातर लोकल सर्च और सर्विसेज देते हैं। तो हम नवाचार के इस युग में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए भी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। आप कहेंगे कि हाँ बढ़े तो हैं, इतना बढ़े हैं आगे। अरे भाई साहब, इतना बढ़ने के लिए तो फिर आप कहते हैं ना कि भाई देखिए हमारी रफ्तार क्या है। हमारी रफ्तार तो वो होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हम टॉप 5 कंट्रीज में हैं इकोनॉमी वाइज, तो हमें टॉप 5 कंट्रीज में टेक्नोलॉजी वाइज भी होना चाहिए, ज्ञान वाइज भी होना चाहिए। तो हमारी स्थिति टॉप 20 में भी नहीं है।
वास्तविक स्तर पे हम 40वें 46वें स्थान पर 2021 में थे, अब 40वें स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है, 12वें स्थान पे चाइना है, 13वें स्थान पर जापान है और इसी तरह दुनिया के तमाम मुल्क हैं। तो हमें जब आगे बढ़ना है तो हमें R&D पर रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, और R&D के मामले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और अनुसंधान, उसके मामले में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। हमारा नारा है मेक इन इंडिया का, लेकिन इनोवेट इन इंडिया के लिए बजट ही नहीं है साहब। एक तो कम बजट, कितना बजट मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका का बजट 884 बिलियन है, चीन का 667 बिलियन है, जापान का 173 बिलियन है, जर्मनी का 143 बिलियन है, यूरोपीय संघ का 412 बिलियन है, और भारत का कितना है? ध्यान से सुनिए, भारत का कितना है? मात्र 17 बिलियन डॉलर, शायद वो बढ़ के 19 बिलियन, 19.5 बिलियन, 19। और वो कहां है? 884 पे है अमेरिका। चाइना कहां है बगल में, जिससे हम अपने तुलना करते हैं और कहीं ना कहीं उससे कंपटीशन में करने की कोशिश करते हैं। 667 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है R&D पे, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? जापान 173 बिलियन, और हम कहां? 17 बिलियन, 19 बिलियन डॉलर। और उसका भी क्या होता है? उसमें भी एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता। मित्रों, सर्च करके देखिएगा कि कितना हिस्सा इसका खर्च हुआ। पार्लियामेंट में ये सवाल उठता है और बताया जाता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है, वो भी कहती है कि इस पे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्रोसेस नहीं है, हमारे पास वो माइंडसेट नहीं है, और हमने जो उसका पैटर्न बना रखा है कि ये तो सिर्फ एकेडमिक्स के थ्रू खर्च होना चाहिए। या मैं आपको बताता हूं, जो R&D का हमारा खर्च है 17.2 बिलियन डॉलर, जो 2021 के हिसाब से ही मान लीजिए उसको, उसका 54%, 54% हिस्सा 4 बड़े सरकारी संस्थानों को ही चला जाता है। अच्छी बात है, जाना चाहिए। DRDO को जाता है, रक्षा अनुसंधान को, अंतरिक्ष विभाग को जाता है 18.4, रक्षा अनुसंधान को 30.7, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को 12.4, और परमाणु ऊर्जा विभाग को 11। तो अधिकांश हिस्सा 4 उसको बड़े को चला जाता है। तब भी क्या उपलब्धियां हासिल हो रही हैं? क्या हमारे पास उसका आउटकम आ रहा है? दुनिया कहां बढ़ रही है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। वो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग पे जा रहे हैं। गूगल ने एक विलो चिप बनाया है मित्रों, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, सर्च करके देखिएगा। विलो चिप जो क्वांटम उससे बनाया हुआ है, उसकी गणना की क्षमता इतनी है जितना आज का सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जिसको 10 सेप्टिलियन ईयर्स में, यानी 10 खरब वर्ष में कर सकता है, उसको वो 5 मिनट में कर देगा। इस रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं आगे। उसकी तुलना में आप देखेंगे तो ये मत कहिए कि हमने थोड़ा सा आगे छलांग लगा लिया। हमारा कंट्री इतना, देश इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं कि वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। और उसके लिए R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा वो बढ़ाना पड़ेगा। आइए एक छोटा सा और भी आपको चर्चा कर देते हैं पेटेंट पे। पेटेंट सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ना कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। पेटेंट के मामले में भारत ने 2020-21 में मात्र 58,502 पेटेंट के एप्लीकेशन दाखिल किए। मिले कितने? उसमें से 28,391 स्वीकृत हुए। जबकि उसी साल चाइना में 5,30,000, अमेरिका में 3,52,000, जापान में 1,69,000 और कोरिया में 1,35,000 पेटेंट स्वीकृत हुए। तो ये है हमारी रफ्तार। आइए एक और खास बात बताते हैं। इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, मैं आगे भी इस पे चर्चा जारी रखूंगा। लेकिन जो हमने कहा था कि हमारा जो मूल इस प्रोग्राम का भी मोटो था, और जो हम आपको कहना चाहते भी थे कि दिमाग लगाएं विदेशी और कब्र खोदेगा देशी। हम तो अपना ध्यान इस पे लगा रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र में से क्या निकल जाए, थोड़ा हमारा पॉलिटिकल गेम चमक जाए। लेकिन हमारा ध्यान क्वांटम की तरफ कम है, इनोवेशन की तरफ कम है, AI की तरफ। इवेंट कर देने से नहीं होगा, 2-4 इवेंट करने से नहीं होगा, नजर आना चाहिए कि हमने क्या किया। एक सबसे बड़ी चिंताजनक प्रवृत्ति अभी इस सरकार में जो दिखाई दे रही है, ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो ये है कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विदेशी फर्मों पर, कंसल्टिंग फर्म्स पे अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। मित्रों,
अधिकांश मंत्रालयों के, कई मंत्रालयों के, और ये फैक्ट्स पे आधारित है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आरटीआई से एक जवाब आया कि उसमें कम से कम हमारी जो मंत्रालय हैं, 308 ऐसे विभिन्न सरकारी विभाग और मंत्रालय के 308 असाइनमेंट ऐसे थे जो कि बिग फोर कहे जाने वाले जो टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जो ज्यादातर विदेशी हैं, बिग फोर प्लस मैकेंजी कहा जाता है उसको, उसमें आते हैं आपके पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग एंड केपीएमजी, और जाहिर है मैकेंजी। तो ये बिग फोर प्लस वन है, और इनमें से ज्यादातर यूके, अमेरिका, नीदरलैंड्स में वो वहां पर होते हैं, वहां के हैं। भारत में इनकी मजबूत मौजूदगी है, लेकिन नियंत्रण नीतियां और रणनीति विदेश से बनती है। तो क्या हम अपना पूरा ब्रेन आउटसोर्स कर देना चाहते हैं? क्या हमारे पास इतने सारे आईआईटीज, जितने बड़े आईआईएससी भी हैं, आईआईएम्स भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपका काम कर सके? नीति आयोग जैसी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सोचने समझने का सारा काम आउटसोर्स कर देंगे आप तो कैसे चलेगा? और वो जो सोचेंगे, जो नीतियां बनाएंगे, वो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, वो कॉरपोरेट को देख के ही हम बनाएंगे ना। तो क्या भारत उनके बनाए हुए नीतियों पे 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा और हमारी महत्वाकांक्षा हासिल होगी? क्या ये ठीक होगा? मात्र 22 साल बचे हैं 2047 तक के लिए, और अगर हमारा रवैया, अगर हमारा तौर तरीका सोचने का, समझने का, काम करने का इसी तरह का रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक जुमला साबित हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। इस पे आपके जो भी विचार हों जरूर हमें बताएं, हम सुधार करेंगे इस कार्यक्रम में, आपको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.